हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की इनकम टैक्स की क्लास रहने वाली है और आज की क्लास हम लोगों की क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास जो है वो क्लास नंबर हम लोगों की तीसरी क्लास हम लोग करने वाले हैं। जो पिछली 2 क्लासें हैं उनमें हम लोगों ने इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन को जाना और हम लोगों ने सेकेंड क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम, जिसे कृषि आय कहते हैं, उसको जाना। अब बात आती है तीसरे चैप्टर की और तीसरे चैप्टर में हम लोग और तीसरी क्लास में हम लोग करने वाले हैं निवास स्थान और उनके दायित्व के बारे में। निवास स्थान का मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, आय कमाता है। अब आय जो कमाएगा वो उसने हो सकता है कि कहीं कुछ हिस्सा भारत में कमाया हो और कुछ हिस्सा विदेश में कमाया हो, तो उसकी आय कहाँ पर टैक्सेबल होगी, उसकी आय पर कहाँ पर टैक्स लगेगा, ये बात का निर्धारण उसके निवासी होने की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब निवासी का मतलब होता है कि रेसिडेंट का, ठीक है। अब रेसिडेंट को हम लोग जानेंगे कि निवासी की एक होती है निवासी और एक होती है अनिवासी। इनको हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में आज जानने वाले हैं और इनके जो हैं एमसीक्यू, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है, मैंने पीपीटी बना रखी है, बस आप लोगों को पढ़ना होगा कि क्या क्या हम लोगों को जानना है, अच्छी तरीके से समझना होगा कि एक करदाता अपनी आय, एक करदाता कौन होता है? जो कर मतलब कि जो टैक्स देता है उसे हम लोग करदाता बोलते हैं। तो एक करदाता अपनी आय भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थानों पर कमा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है और वो हो सकता है भारत में अर्न करे रुपए या फिर विदेश में अर्न करे या फिर दोनों जगह पर अर्न कर सकता है या फिर कमा सकता है। उसकी कमाई गई आय कहाँ पर कर योग्य होगी, कहाँ पर कर योग्य होगी, यह निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। निवासीय स्थिति का मतलब होता है रेसिडेंस की जो हम लोगों की आती है उसकी बात आती है, तब हम लोग बात करेंगे कि वो निवासीय स्थिति उसकी क्या है, ठीक है। रेसिडेंसी स्टेटस पर डिपेंड करेगी कि उसका जो है वो रहा है कि नहीं रहा है, और कितने अगर दिन रहे हैं तो वो कितने दिन भारत में रहा है और कितने दिन बाहर रहा है। ये बात हम लोगों की बात करेगी निवासी और अनिवासी की बात में। तो अब इतने बात हम लोगों को करना क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट से ही क्लियर हो गया होगा। और एक लाइन में मैंने लिख रखा है कि एक करदाता अपनी आय भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों जगह कमा सकता है। उसकी कमाई गई आय कहाँ पर टैक्स लगेगा? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति है और वो 2 जगह रहता है, मान लो, ठीक है, कि वो इंडिया में भी अर्न करता है और भारत मतलब कि बाहर भी अर्न करता है, ठीक है। तो अब मान लो कि वहाँ अब इंडिया वाले कहेंगे कि आप टैक्स दीजिए और बाहर वाले कहेंगे कि आप यहाँ पर टैक्स दीजिए। तो वो जो व्यक्ति है वो कहाँ पर टैक्स देगा, वह कहाँ पर कब डिपेंड करेगा, उसका टैक्स देने के लिए वो कब देगा, जब उसकी निवासीय स्थिति पर बात आएगी। तो चलिए अब हम लोग आगे और देख लेते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि लिखा हुआ है करदाताओं का निवास स्थान। करदाताओं का निवास स्थान, जिसे हम लोग रेसिडेंट ऑफ एक्सेस बोलते हैं, कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत, आयकर अधिनियम हम लोगों का कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयकर अधिनियम हम लोगों का कौन सा है और किस वर्ष आया था और किसने आयकर सबसे पहले लागू किया था। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को ज़रूर देखिए। मेरी क्लास में आराम से हम लोग पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, पूरी इनकम टैक्स को पढ़ेंगे, विथ न्यूमेरिकल को भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। चाहे हम लोगों के इनकम टैक्स की बात हो, चाहे कॉस्ट की बात हो, चाहे ऑडिट की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, हम लोग पूरी कॉमर्स को इसी चैनल पर कवर करेंगे और फ्री में हम लोग अवेलेबल कराएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे करके हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बस आप लोगों को देखते रहना है। चलिए, अब आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का कर दायित्व उसकी गत वर्ष क्या होता है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति है तो मान लो 2020 में उसने रुपए अर्न किए, ठीक है, यहाँ पे उसने रुपए कमाए हैं। क्या कमाए हैं? रुपए कमाए हैं। और 2021 में क्या है, तो 2021 में वो टैक्स देगा, ठीक है। तो वह 2021 जो है उसके लिए क्या होगी, गत वर्ष होगी। ये जो है 2020 जो है गत वर्ष होगी, किसके लिए? 21 के लिए।
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का कर निर्धारण वर्ष है, ये कौन सा है, कर निर्धारण वर्ष है, और ये कौन सा है, ये हम लोगों का गत वर्ष है। अब हम लोग कर निर्धारण वर्ष करेंगे कैसे, तो हम कर लगाएंगे किस पे, कर हम लोग लगाएंगे किस पे, जो हम लोगों ने पीछे कमाया है उसी पर तो कर लगाएंगे। तो ये होती है हम लोगों की गत वर्ष, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं टैक्स असेसमेंट ईयर, ठीक है, जिसे असेसमेंट ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग और आगे करने वाले हैं और अच्छी तरीके से हम लोग वर्ष को जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इतना टॉपिक जो है उसको हम लोग कवर करते हैं कि गत वर्ष की निवासीय स्थिति, गत वर्ष की निवासीय स्थिति रेसिडेंटल स्टेटस पर निर्भर करता है। निवासीय स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करेगी, और यही बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि वह भारत में कितने दिन रहा है और बाहर कितने दिन रहा है, ये डिपेंड करेगा उसके दिनों की संख्या पर। ठीक है, निवासीय स्थिति कब पता चलेगी कि वह भारत में कितने दिन रहा है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। निवासीय स्थिति से तात्पर्य नागरिकता से नहीं है, मतलब कि निवासीय स्थिति से तात्पर्य नागरिकता से नहीं है। मान लो कि हम भारत के निवासी हैं, अब ये बात नागरिकता से है कि भाई तुम इंडियन हो, तुम श्रीलंकन हो, तो ये नागरिकता पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे नागरिकता किसी कहीं की भी हो। हम लोगों को ये डिपेंड करेगा कि हम लोग उस देश में कितने दिन रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, नागरिकता का कर भार से कोई संबंध नहीं होता है, तो इस बात को आप लोग अंडरलाइन कीजिए कि नागरिकता का कर भार से कोई संबंध नहीं होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इन्हीं से आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग समझ जाइए कि इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से अंडरलाइन करेंगे कि एक भारतीय अनिवासी हो सकता है, एक भारतीय जो है वो अनिवासी हो सकता है, तथा एक विदेशी निवासी हो सकता है। वो भी हम लोग अभी देखेंगे कि एक भारतीय जो है वो अनिवासी कैसे हो गया। अनिवासी का मतलब होता है कि वो भारत में निवास नहीं किया होगा, और मतलब कि वो भारतीय तो है, मतलब उसकी नागरिकता कहाँ की है, भारत की है, लेकिन वो कहाँ रहा होगा, वो भारत के बाहर रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अनिवासी कहलाएगा। और हो सकता है कि कोई विदेशी भारत में आया हो, मान लो कि वो मंदिर देखने या कहीं कुछ देखने आया हो, उसको भारत अच्छा लग गया हो और वो रहने लगा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो निवासी कहलाएगा। और वो यहीं पे अर्न करने लगा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो निवासी भी हो सकता है। एक विदेशी जो है वो निवासी भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति उसके प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। इस बात को याद रखिए कि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बदल सकती है या फिर बदलती रहती है, परंतु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती है। अगर मान लो कि हम इंडियन हैं तो हम इंडियन ही रहेंगे, हम इंडियन ही रहेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम निवासी हैं, रेसिडेंशियल हैं, कि हम लोग गैर निवासी हैं। ये डिपेंड करेगी हम लोगों की रहने के दिनों की संख्या के आधार पर। इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अब बात आती है कि किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति ज्ञात करने के निम्न प्रकार है। अब बात आती है कि इनको हम लोग डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ रेसिडेंस मतलब कि निवासियों के प्रकार कितने होते हैं। निवास स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि पहला नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि एक सेकंड, निवास स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। कि कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं उनको ध्यान से देखते हैं। कि एक व्यक्ति जो भारत में निवासी है अर्थात साधारण निवासी है। पर्सन हु आर रेसिडेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं अर्थात साधारण निवासी नहीं है। ठीक है, और वे व्यक्ति जो अनिवासी है, मतलब कि कंडीशन इस प्रकार से हम लोगों ने ये तो लिख रखी है, लेकिन इससे आप लोगों को अच्छी समझ में आएंगी कि निवासियों के प्रकार की बात की जाए। अगर मान लो कि कहीं आप लोगों से निवासियों की बात की जाती है, निवासियों के प्रकार की बात की जाती है, तो निवासी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है निवासी और एक होता है हम लोगों का गैर निवासी या फिर अनिवासी। ठीक है, गैर निवासी नहीं, हम लोग एक होता है हम लोगों का निवासी और एक होता है हम लोगों का अनिवासी। अब इन दोनों में अंतर को हम लोग जानेंगे और इनको अच्छी तरीके से करेंगे।
अब निवासी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो साधारण निवासी भी हो सकता है और वो असाधारण निवासी भी हो सकता है। हम लोगों ने इनको हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निवासी, और निवासी में हम लोग दो प्रकार के निवासी होते हैं, या तो वो साधारण निवासी होगा या फिर वो असाधारण निवासी होगा। तो उनको जानते हैं कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो कब साधारण निवासी कहलाएगा और कब असाधारण निवासी कहलाएगा, और फिर हम लोग करेंगे अनिवासी को। तो चलिए हम लोग करते हैं और पढ़ते हैं अच्छी तरीके से व्यक्ति को। व्यक्ति जो होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं, एक व्यक्ति के निवास स्थान पर निर्णय निम्न प्रकार के आधार पर होता है कि एक व्यक्ति के निवास स्थान जो है वो निम्न आधारों पर हम लोग उनका निर्धारण जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निवासी को पढ़ेंगे, और निवासी में पढ़ेंगे कौन सा पॉइंट को पढ़ेंगे, साधारण निवासी जिन्हें हम लोग बोलते हैं, निवासी को बोलते हैं रेसिडेंट, और साधारण निवासी को बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। इस बात को याद रखिए कि हम लोग निवासी में कौन से पढ़ रहे हैं, साधारण निवासी, और फिर पढ़ेंगे हम लोग असाधारण निवासी। इंग्लिश का हम लोग कम यूज करेंगे, मैंने इंग्लिश को लिख रखा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, और इनको हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस कब कहलाते हैं। देखो एक शर्तें होती हैं, इनको निवासी और अनिवासी की दो शर्तें होती हैं, एक होती हैं हम लोगों की आधार शर्तें और एक होती हैं हम लोगों की अतिरिक्त शर्तें। आधार शर्तों को बोलते हैं बेसिक कंडीशन और अतिरिक्त शर्तों को बोलते हैं एडिशनल। ठीक है, तो उनको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है। एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है यदि वह अगर दो आधार शर्तों में से, अग्र मतलब कि नीचे जो शर्तें दी गई हैं, आधार शर्तें दी गई हैं, उनमें से कम कोई एक शर्त या दो अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी करता है, तो वो कौन सा व्यक्ति कहलाएगा, तो वो व्यक्ति कहलाएगा हम लोगों का साधारण निवासी कहलाएगा। कौन सा निवासी कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हम लोगों का साधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है, तो कौन सी शर्तें हैं, आधार शर्तें जिन्हें बोलते हैं, बेसिक कंडीशन बोलते हैं। ये कौन सी शर्तें हैं, तो पहली शर्त है कि वह गत वर्ष में कम से कम कितने दिन रहा हो, 182 दिन भारत में रहा हो। पहली शर्त है कि वह, दो शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, इनको याद रखिएगा कि आधार शर्तें से भी क्वेश्चन आते हैं कि आधार शर्तें कौन सी होती हैं। आधार शर्तों में पहली शर्त क्या होती है, कम से कम कितने दिन तक भारत में रहा हो, 182 दिन भारत में रहा हो। ये आधार शर्त की पहली बात है कि वह गत वर्ष में मतलब कि पीछे वाले वर्षों में वह 182 दिन भारत में रहा हो। सेकेंड बात, और दूसरी शर्त क्या है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष में तो होएगा लेकिन पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। मान लो ये शर्त है, अगर मान लो इसको फॉलो नहीं करते हो तो कम से कम इसको तो फॉलो करते ही हो। इन दोनों में से अगर कोई व्यक्ति दोनों में से कोई एक शर्त को फॉलो करता है, दो शर्तें हैं ना, दोनों शर्तों में से कोई एक को फॉलो करता है तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इन दो शर्तों में से कम एक शर्त, साधारण निवासी बनने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, साधारण निवासी बनने के लिए हम लोगों को आधार शर्तों में से कम एक शर्त का होना, फुलफिल करना आवश्यक होता है। फिर उसके बाद अतिरिक्त शर्तों को हमने दोनों को फुलफिल करना भी आवश्यक होता है। तो अतिरिक्त शर्तें हम लोगों की कौन सी होती हैं, तो वो तो शर्तें हैं कि एक व्यक्ति को साधारण निवासी बनने के लिए उपर्युक्त आधार शर्त बी और सी में से कम कोई एक शर्त पूरी करने के साथ साथ निम्न दोनों शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। तो ये दोनों शर्तें कौन कौन सी हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो वो दो शर्तें कौन कौन सी हैं, तो वो दो शर्तें हैं कि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। मान लो कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कि वह पिछले 10 वर्षों में भारत में, पिछले गत वर्ष में तो ठीक है, लेकिन उसके गत वर्ष के पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष
अब 2 वर्ष कैसे भी करना है, 10 वर्षों में उसे 2 वर्ष करने हैं, वह भारत में रहा हो। मान लो कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये उसके 10 वर्ष हैं, 2020 से लेकर पीछे तक आया है वो 2010 तक। अब उसको जो है कि गत वर्ष में कम से कम 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत के निवास के रूप में रहा हो, तो मान लो कि वो 2010 में रहा है और 2011 में नहीं रहा है, लेकिन 12 में रहा है, ठीक है, तो वो 2 वर्ष हो गई उसकी। तो इसको हम लोग बात करेंगे कि वह गत वर्ष में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, अर्थात आधार शर्तों में से कम एक पूरी हो। मतलब आधार शर्तें जो हम लोगों ने ऊपर बात करी थी उनमें से तो उनकी दोनों में से तो उन दोनों में से एक को फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि ए और बी में से कम एक शर्त, और अतिरिक्त शर्तों में ये दोनों शर्तें फुलफिल करनी है, ठीक है। और सेकेंड नंबर है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। इनको आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से करना होगा। मानते हैं कि थोड़ी सी कठिनाई है, मानते हैं, लेकिन इतनी भी कठिनाई नहीं है कि आप लोग समझ ना पाएँ। आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ये तो हो गई हम लोगों की साधारण निवासी। अब हम लोग पढ़ेंगे असाधारण निवासी। और असाधारण निवासी में कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, आप लोगों को नॉर्मल करना है कि यदि कोई व्यक्ति निवासी की, मतलब कि निवासी हम लोगों ने, देखो निवासी हम लोगों ने बताया था, अगर हम लोग बात करें कि निवासी 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? एक तो थे हम लोगों के साधारण निवासी जिन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंस, और एक बोलते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस जिन्हें नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस बोलते हैं। तो इन्हें बोलते हैं असाधारण निवासी। अब ये क्या होते हैं? तो ये अगर तुमने कोई इनकी 2 शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी? 2 थी अतिरिक्त शर्तें, 2 थी इनकी आधार शर्तें और 2 थी इनकी अतिरिक्त शर्तें। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति निवासी की आधार शर्त ए और बी में से कम एक शर्त पूरी कर देता है, परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है, जो ये 2 एडिशनल कंडीशन थी, तो मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो इन दोनों कंडीशन को तो फॉलो करता है, एक सेकेंड, ये दोनों शर्तें तो फॉलो करता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है इन दोनों में से कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो वो कौन सा व्यक्ति कहलाएगा? तो वो व्यक्ति कहलाएगा असाधारण निवासी कहलाएगा। कम से कम एक शर्त पूरी कर देता परंतु अतिरिक्त शर्त में कोई पूरी नहीं करता है, तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि एक व्यक्ति भारत में असाधारण निवासी माना जाएगा बशर्ते, कौन कौन सी बशर्तें हैं कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो, या फिर वर्ष के पूर्व में 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन उससे कम भारत में रहा हो, तो वो क्या माना जाएगा? असाधारण निवासी माना जाएगा। क्योंकि ये दोनों कंडीशन आप लोग ध्यान से देखिए कि जो दो कंडीशन हैं, ये 2 कंडीशन लिखी हुई हैं, ये अतिरिक्त जो शर्तें हम लोगों ने ऊपर लिखी हैं उनको ये दोनों की विपरीत शर्तें हैं। देखो 729 दिन ये और 729 दिन वहाँ पर 729 दिन लेना कंपलसरी है। और इसमें क्या लिखा है कि वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो। उसमें क्या है कि हमें 729 दिन या 730 दिन हमें भारत में रहना है। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 730 दिन भारत में रहा हो, और उसमें क्या है कि 729 दिन से कम भारत में रहा हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया? असाधारण निवासी हो गया। तो इन्हीं दोनों का जो है, जैसे विलोम शब्द होता है वही विलोम शब्द पीछे लिखा हुआ है, तो इन्हीं के कंडीशन में ये लिखा हुआ है। ये दोनों जो लिखी हुई हैं, ये 2 अतिरिक्त शर्तें लिखी हुई हैं, इनका ये विलोम शब्द लिखा हुआ है कि वह गत वर्ष में पूर्व में 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी हो। अनिवासी का मतलब वह भारत में निवासी ना करता हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अनिवासी, और अनिवासी हम लोगों ने निवासी को जान लिया। निवासी को पढ़ने के बाद अब हम लोग जानते हैं अनिवासी को।
अब अनिवासी क्या होता है इनको जानते हैं, और अनिवासी में ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है उसको बस पढ़ना है कि यदि कोई व्यक्ति निवासी के शीर्षक में से दो आधार शर्तों में से ए और बी में से कोई ना फॉलो करे तो वो क्या कहलाएगा, वो अनिवासी कहलाएगा। एक सीधी सी बात में हम लोग जानते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में जानते हैं कि हम लोग इतनी बातें को ध्यान में नहीं रख सकते हैं कि निवासी की बात आती है। अब निवासी जो होते हैं वो हम लोगों के दो प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? एक थे हम लोगों के साधारण निवासी। एक सेकेंड, निवासियों के प्रकार बताए थे हम लोगों को, निवासियों के प्रकार। अब निवासियों के प्रकार जो बताए थे वो दो प्रकार के बताए थे, एक तो थे हम लोगों के निवासी और एक थे हम लोगों के अनिवासी। निवासी कौन कौन से थे? एक थे हम लोगों के साधारण निवासी और एक थे हम लोगों के असाधारण निवासी। अब इसमें क्या है कि साधारण निवासी में हमें क्या होता है कि साधारण निवासी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दो आधार शर्तें होती हैं। दो आधार शर्तें कौन सी होती हैं कि 182 दिन भारत में रहा हो, ठीक है, गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। और कौन सी शर्त होती है? तो और दूसरी शर्त होती है कि कम से कम वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, और लिखा हुआ है कि गत वर्ष में पूर्व के 400 में कुल मिलाकर वह 365 दिन, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह भारत में रहा हो, कुल मिलाकर भारत में रहा हो। ये दो शर्तें हैं, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करता हो और उसके साथ में वह अतिरिक्त शर्तों को भी फॉलो करता हो, वो फॉलो करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो साधारण निवासी कहलाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो इन दोनों में से एक को फॉलो करे, ठीक है, इन दोनों में से एक को फॉलो करे और अतिरिक्त शर्तों में से कोई को फॉलो ना करे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा असाधारण निवासी कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आधार शर्तों को भी फॉलो ना करे और इनको भी फॉलो ना करे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो सीधा सीधा कहलाएगा हम लोगों का अनिवासी कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनको अच्छी तरीके से आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को भी बना सकते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं, लिखा हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करते। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि असाधारण निवासी कौन हो सकता है। असाधारण निवासी जो है वो कौन हो सकता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि असाधारण निवासी कौन हो सकता है। बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन को हमने लिख रखा है कि हु मे वी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन जो है वो असाधारण निवासी हो सकता है। साझेदारी फर्म, कंपनी, संयुक्त व्यक्तियों के संघ या फिर हिंदू अविभाजित परिवार। तो असाधारण निवासी जो है वो कौन हो सकता है, तो वो हो सकता है हम लोगों का संयुक्त हिंदू परिवार, जिसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि अनडिवाइडेड फैमिली में बहुत से लोग होते हैं तो वो कोई ना कोई इस कंडीशन को फॉलो कर लेता है। असाधारण निवासी कौन हो सकता है, तो असाधारण निवासी जो है वो कौन हो सकता है, तो हिंदू अविभाजित परिवार की बात आती है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है। गत वर्ष में एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है, तो वो क्या नहीं होती है, साधारण निवासी नहीं होती, अनिवासी नहीं होती, असाधारण निवासी नहीं होती या फिर निवासी नहीं होती।
तो कंपनी को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपनी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कि कंपनी को और समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कंपनी के बारे में मैंने लिख दिया है और लिख के रखा हुआ है कि कंपनी जो है, कंपनी को भी जान लेते हैं। ये थोड़ा सा स्किप हो गया है पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि निवासी के केस में देखो कंपनी में भी दो हिस्से होते हैं, एक निवासी और एक होता है अनिवासी। निवासी में कंपनी बात करती है, तो निवासी में कंपनी अगर बात करती है तो एक कंपनी किसी गत वर्ष में भारत में निवासी कही जाती है, तो वो कब कही जाएगी निवासी? अगर कंपनी जो है भारत में निवासी कब कही जाएगी? यदि वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगी। पहली कंडीशन क्या है कि वह भारतीय कंपनी हो, ठीक है, पहली बात है कि वह भारतीय कंपनी हो। और सेकंड बात लिखी हुई है कि उस वर्ष में उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा हो, मतलब कि जो हेड ऑफिस की बात की गई है वो भारत में रहा हो और उसका मैनेजमेंट भारत में रहा हो, तो वह कंपनी भारतीय में, अगर वो दोनों कंडीशन को फॉलो करती है तो वो निवासी कहलाएगी। और याद रखिएगा कि कंपनी जो है असाधारण निवासी के केस में एक कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती है। इसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा कि एक कंपनी जो होती है वो असाधारण निवासी नहीं होती है। वो क्या होती है? वो तो या तो निवासी होगी या फिर वो अनिवासी होगी। इस बात को याद रखिएगा कि वो असाधारण निवासी नहीं होती है। तो इसमें लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेंगे कि एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है तो वो क्या नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन, मतलब कि तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि विदेशी व्यापार, विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं होती है, कर योग्य है। अगर मान लो कि हम लोग विदेश में व्यापार करते हैं और उसका जो कंट्रोलिंग है वो भारत से बाहर है, मतलब कि भारत के अंडर में नहीं है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी? तो वो साधारण निवासी की दशा में कहलाएगी, असाधारण निवासी की दशा में होगी, या फिर अनिवासी की दशा में होगी, या फिर ये सभी के ऑप्शन में होगी। तो वो जो होगी वो साधारण निवासी के केस में होगी, कि मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंस का वो केस है, तो इसका आंसर होगा हम लोगों का ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक सेकंड ये आगे पीछे हो जाते हैं, इनको 4 में देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्वायर्ड इन इंडिया, फॉरेन इनकम, या फिर पोस्ट अनटैक्सेड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन टू इंडिया ब्रिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब कि भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। कौन सी आय जो है वो भारत में कर योग्य आय नहीं है? भारत में प्राप्त आय, भारत में प्राप्त आय बिल्कुल आय कर योग्य आय नहीं है, मतलब ये पूछा है कर योग्य आय नहीं है, तो हम लोगों को ये तो बिल्कुल होगी, क्योंकि इस पर तो टैक्स लगेगा अगर भारत में कमाया है। भारत में अर्जित आय, इस पर भी टैक्स देगा। विदेशी आय, तो हम लोग क्या करेंगे कि विदेशी आय मतलब कि अगर मान लो कि हम लोगों का कंट्रोल अगर इंडिया में है और हमने कहीं भारत से विदेश में भी कमाया है, तो उस पर भी हम लोगों को टैक्स देना होगा। तो ये भी है हम लोगों का, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। लिखा हुआ है बोध की बिना कर लगी हुई, मतलब कि इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, एक सेकंड, इस ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है कि क्योंकि ये जो है टाइपिंग एरर लग रहा है हमको, एक सेकंड। लिखा हुआ है कि भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है, तो ये जो है जी ऑप्शन, मतलब कि ये लिखा हुआ है जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल
हम लोगों का इस पर कर योग्य आय नहीं होगी। मान लो कि ऐसी आय जो हम लोगों ने विदेशी आय है जो भारत में लाई गई है, मतलब कि हम लोगों ने कहाँ कमाई है, उसका कंट्रोल भी विदेश में था और हमने विदेश में ही कमाई है, लेकिन हम लोग भारत में बाद में लाए हैं, तो उस पर टैक्स लगाएंगे? तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो विदेशी आय है और विदेशी से कंट्रोल में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इसके 2 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, इनको हम लोग बाद में देखेंगे, कि पेरिस में कमाई गई एवं वहीं प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है। पेरिस में कमाई गई आय और वहीं प्राप्त हुई आय किसके लिए भारत में कर योग्य है? तो वो निवासी होना चाहिए, और निवासी के साथ साधारण निवासी होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, साधारण निवासी, निवासी एवं अनिवासी दोनों के लिए, निवासी एवं अनिवासी दोनों के लिए, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पेरिस में कमाई गई है और वहीं प्राप्त की गई है, तो वो निवासी और साधारण निवासी उसको होना चाहिए, तभी वो हम लोगों की यहाँ पर टैक्सेबल होगी, अन्यथा वो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एसपी एजुकेशन को, इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, एक सरकारी कर्मचारी है और भारत का वह नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन भारत में कर योग्य है, भारत में कर योग्य होगा, भारत में कर योग्य नहीं होगा, कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अगर हम लोगों ने कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जो भारत के बाहर काम कर रहा है, तो हम लोग, लेकिन वेतन कहाँ से पाता है? तो वेतन भारत सरकार से पाता है, तो वह भारत में कर योग्य आय होगी उसकी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निवासी स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? निवासी स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? भारतीय और विदेशी में, निवासी और गैर निवासी में, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में, व्यक्ति, फर्म और कंपनियों में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को 3 भागों में बांटा गया है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, इन 3 केसों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि भारत में उपार्जित नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। भारत में जो है उपार्जित आय कर योग्य होती है सभी करदाताओं के लिए, निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए या फिर अनिवासी के लिए। तो भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है, तो इसका राइट आंसर है कि सभी करदाताओं के लिए वो क्या होती है? कर योग्य होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक निवासी स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? निवासी स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है या फिर 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि निवासी स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। अभी हम लोगों ने देखा है, तो वो कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा हुआ है क्वेश्चन कि पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है निवासी के केस में, असाधारण निवासी के केस में, अनिवासी के केस में कर योग्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है, तो वो कैसा, कौन से केस में होगा? तो वो होगा हम लोगों का निवासी के केस में होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगी। वैसे भारत में अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्स फ्री होती है, अगर हम लोग विदेश से कमाते हैं
विदेश में अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो हम लोगों को उस पर टैक्स देना होगा, और कब किस केस में देना होगा, उसको निवासी के केस में हम लोगों को देना होगा। निवासी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण निवासी और एक होता है असाधारण निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय विदेशी स्रोत से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख तक हो, तो उसको 182 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 180 दिन भारत में रहना होगा। तो निवासी भारत में कम से कम कितना ठहरना होगा, कितने दिन ठहरना होगा, तो वो जो है उसको 182 दिन कम से कम, जो पहली शर्त है हम लोगों की आधार शर्त में कि कम से कम 182 दिन भारत में उसे रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि करदाता, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, निश्चित बदल देगी, नहीं बदलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का, आप लोगों ने अभी लगा लिया होगा कि एवरी ईयर ऑफ द रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन एक्सेस, तो मे चेंज, विल सर्टेनली चेंज, या फिर विल नॉट चेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बदल सकती है। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि बदल सकती है, क्योंकि हर बार बदलती रहती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स में जाना कि निवासीय स्थिति के बारे में जाना, और उनके MCQ जो हैं उनके MCQ के बारे में भी जाना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।